हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किए थे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन और आज ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अपने को एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके दिखाना है और कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, बैंक बैलेंस ₹50,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। तो ये चारों आइटम कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स और ये फर्नीचर जो हम बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। और जितने रुपए का एसेट्स हम बिजनेस में टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बिजनेस मेरे नाम पर एज ए कैपिटल भी रिकॉर्ड करेगा। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर में हम लोग ट्रांजेक्शंस लिखेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शंस कॉपी करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, बैंक बैलेंस 50,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 30,000। ठीक है, अब यहाँ पर एसेट्स वाले कॉलम में जो भी एसेट्स है, जैसे कि कैश कंट्रीब्यूट किए तो एक एसेट बन जाएगा बिजनेस में कैश, एक हो जाएगा बैंक बैलेंस तो सिर्फ लिख सकते हो बैंक, फिर एक एसेट बन जाएगा हमारा स्टॉक, गुड्स को हम लोग स्टॉक वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक है फर्नीचर। तो ये चार एसेट हम लोग स्टार्टिंग में बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैश था ₹1,00,000 का, प्लस बैंक बैलेंस है 50,000, प्लस स्टॉक है 40,000, प्लस फर्नीचर है 30,000। तो ये चारों आइटम बिजनेस के लिए एसेट है और जितना एसेट हम बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए उसको बिजनेस मेरे नाम में कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। टोटल कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 40, 1,90,000 प्लस 30,000, 2,20,000 का कैपिटल हो गया, 2,20,000 का। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शंस, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर ₹30,000। हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं सोहन से, कितने का, ₹30,000 का। तो हमारा स्टॉक ₹30,000 से बढ़ जाएगा। बट यहां पर ये मेंशन नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन नगद है कि उधार है, मतलब पेमेंट की है कि नहीं की है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हम लोग को ये मेंशन नहीं होगा कि ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, तो वहां पर हम चेक करेंगे कि जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका नाम मेंशन है कि नहीं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि हम लोग किससे खरीद रहे हैं, सोहन से खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ट्रांजेक्शन किस में है, क्रेडिट में। बिकॉज ऑब्वियसली तुमको पार्टी का नाम क्यों बता रहा है, ताकि तुम नोट डाउन कर लो कि तुमको फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है। अगर यहाँ पर सोहन का नाम नहीं रहता, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोहन का नाम दिया हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग किस में एज्यूम करेंगे, क्रेडिट में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ₹30,000 का हम लोग गुड्स खरीदे हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉपी कर लोगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा ₹30,000 से, है ना। गुड्स को हम लोग स्टॉक में प्लस माइनस करेंगे, 30,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। और हम लोग पेमेंट तो किए नहीं है क्योंकि हम लोग उधार में खरीदे हैं, तो हमारा एक लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा और हम लोग उस लायबिलिटी को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाया है कि जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर, और जिनको हम उधार में माल बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, डेटर। डेटर हमारा एसेट्स होता है और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटीज होता है। तो पिछले ट्रांजेक्शन में इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, जीरो, और इस ट्रांजेक्शन में हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया 30,000 से, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गया ₹30,000 का। ठीक है, बाकी सब जगह जीरो पुट कर दो जहां जहां पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। और जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हमारा होता है, इस ट्रांजेक्शन को इक्वेट करके देखो, हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है। हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, कैश हमारे पास 1,00,000 का ही है, प्लस बैंक बैलेंस हमारे पास 50,000 है, प्लस स्टॉक बढ़ करके हो गया 70,000 टोटल, फर्नीचर 30,000 का ही है, एक लायबिलिटी आ गया हमारे ऊपर ₹30,000 का, और बिजनेस का कैपिटल है 2,20,000 का।
दोनों साइड का टोटल देख सकते हो, लेफ्ट साइड का टोटल आपका 1,50,000 प्लस 70 220 प्लस 30 250 हो रहा है, और राइट साइड का भी टोटल कितना हो रहा है 2,50,000। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का उससे इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। 10,000 का माल हम लोग कितने में बेचे, 12,000 रुपए में बेचे। अब यहां पर भी ये मेंशन नहीं है कि ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में है, या ये ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है। तो अभी रूल बताए थे, जैसे परचेस करते समय क्या चेक करते हैं कि जिनसे अगर हम लोग माल खरीद रहे उनका नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो कैश एज्यूम कर लेंगे। सेम रूल हम लोग सेल में भी अप्लाई करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन सेल का है और ये नहीं पता चल रहा ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, तो चेक करो कि क्या किस पार्टी का नाम दिया हुआ है जिसको माल बेच रहे हैं। अगर पार्टी का नाम दिया होता तो पक्का हम लोग उधार में माल बेच रहे हैं, और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में है। तो ये ट्रांजेक्शन कैश में एज्यूम करेंगे। और कॉस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, 10,000, और हम लोग बेचे कितने में है, 12,000 रुपए में। तो यहां पर हम लोग को एक प्रॉफिट भी दिख रहा है, 10,000 का माल 12,000 में बेचे तो 2,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है। तो ऐसे तो हर ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है ना, दो जगह इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन का तीन जगह इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो 10,000 का माल बेचे तो हमारे गोडाउन से 10,000 का माल गया, हमारे पास 12,000 आया, हमारा कैश इंक्रीज कर जाएगा 12,000 रुपए से, और 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। यहां पर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेना। हम लोग 10,000 का माल बेच रहे, हमारे गोडाउन से कॉस्ट प्राइस कम होगा, मीन्स हमारा स्टॉक कम होगा कितने से, 10,000 रुपए से। ठीक है। और हम लोग को कैश कितना मिल गया, 12,000 रुपया। 10,000 का माल गया, जेब में कितना आया, 12,000 रुपया। लेकिन अब देखो यहां पर एसेट कम हो रहा है 10,000 से, और एक एसेट बढ़ रहा है 12,000 से, तो लेफ्ट साइड में इंपैक्ट कितना पड़ गया, 2,000 रुपए का। तो ये 2,000 रुपए का इंपैक्ट हमारे लायबिलिटी साइड में पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है। रूल लिखवाए थे पिछले क्लास में, अगर बिजनेस में किसी भी तरह का इनकम होगा, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, किसी भी तरह का गेन होगा, तो वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और बिजनेस में किसी भी तरह का खर्चा हो रहा होगा, एक्सपेंस कर रहे होंगे, या किसी तरह का लॉस हो रहा होगा, वो सब कैपिटल को कम कर देगा। इसके बाद फिर ये दो ट्रांजेक्शन होने से अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करके देखो और न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करो। न्यू इक्वेशन, यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ा, जीरो, यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ा, जीरो, यहां पर जीरो। 1,00,000 हमारे पास कैश था और 12,000 रुपया और आ गया, टोटल हो गया 1,12,000, प्लस बैंक बैलेंस हमारा अभी भी 50,000 ही चल रहा है। स्टॉक 70,000 का था लेकिन 10,000 का बेच दिए, तो हमारे पास स्टॉक बच रहा है 60,000 का। और फर्नीचर हमारे पास 30,000 का स्टार्टिंग से चल रहा है। एक लाइबिलिटी है हमारे ऊपर क्रेडिटर 30,000 का, और हमारा कैपिटल है 2,22,000 हो गया। ठीक है। आप देख सकते हो अभी भी लेफ्ट साइड का टोटल आपके राइट साइड के टोटल के बराबर ही आ रहा होगा। फोर्थ ट्रांजेक्शंस, कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए हम लोग कुछ भी विड्रॉ करेंगे बिजनेस है, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। और पिछले क्लास में रूल बताए थे, ड्रॉइंग्स करने से हमारे बिजनेस का कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जितना पैसा आप बिजनेस से निकाल लोगे, जितने रुपए का सामान आप अपने बिजनेस से निकाल लोगे, तो आपका पूंजी, आपका बिजनेस का कैपिटल उतने रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कैश निकाले हैं 10,000 का, और अपने दुकान से कुछ सामान ले गए कितने का, 5,000 रुपए का। कैश से माइनस कर दो 10,000 रुपया, और स्टॉक से माइनस कर दो 5,000 रुपया। टोटल कितना निकाल लिए, 15,000 रुपए का माल हम निकाल लिए। 15,000 रुपया, 10,000 कैश में, 5,000 रुपए का गुड्स। तो हमारा ड्रॉइंग्स कितना हो गया, टोटल 15,000। तो हमारा पूंजी बिजनेस में से कम हो जाएगा, 15,000 रुपए से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। बाकी सब जगह जीरो लिख दो जहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। 1,12,000 में से 10 गया तो ये कितना बचेगा, 1,02,000, प्लस बैंक बैलेंस 50,000, प्लस 60 माइनस 5 55,000, प्लस 30,000 इज इक्वल टू 30,000, प्लस 2,22,000 में से 15,000 गया, 2,22,000 में से 15,000 गया, ये कितना बच रहा है, 2,07,000। ठीक है।
आप हर इक्वेशन के बाद एक बार अपना टोटल करके चेक कर सकते हो कि टोटल आपका मैच कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का। अगर हम लेफ्ट साइड का टोटल करें 1,02,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000, तो ये आ रहा है 2,37,000। और इधर भी टोटल कितना आ रहा है, 2,37,000। ये लिख देंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शंस जो भी होगा कॉपी कर लेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, देखो सैलरी पे की हम लोग कितना 5,000। तो अपने एम्प्लॉय को जो भी हम लोग सैलरी पे करते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, डे टू डे का खर्चा, एक्सपेंस है 5,000 रुपए का। और कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब पेमेंट करना बाकी है। 5,000 का पेमेंट हम अपने एम्प्लॉय को कर दिए और 1,000 का पेमेंट करना अभी भी बाकी रह गया, यानी कि टोटल हमारे बिजनेस का एक्सपेंस 6,000 का माना जाएगा। ये रूल याद रखना कि हमारे बिजनेस का जो एक्सपेंस होता है वो हम लोग एक्रूअल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस का कहने का मतलब क्या है, अगर हम अपने एम्प्लॉय से 6,000 रुपए का सर्विस ले चुके हैं साल भर, मान लीजिए हमारा कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका मंथली सैलरी था 500 पर मंथ। मंथली सैलरी कितना था, 500 पर मंथ। तो ये हमको पूरे 12 मंथ तक मेरे कंपनी में काम किया, तो इसका टोटल सैलरी कितना बनता है, 12 इंटू 5, 6,000 रुपया। जिसमें से हम पे कितना कर दिए, 5,000 रुपया, और अभी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है, 1,000 रुपया। बट अगर कोई पूछेगा मेरे बिजनेस का सैलरी का खर्चा कितना पड़ता है, तो हमारे सैलरी का खर्चा कितना पड़ता है, 6,000 रुपया पड़ता है। जिसमें पेमेंट 5,000 कर दिए और 1,000 रुपया पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो ठीक है, ये पेमेंट हम अभी नहीं किए, फ्यूचर में कर देंगे, तो ये मेरे बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 5,000 का पेमेंट किए तो हमारे बिजनेस से कैश तो 5,000 ही जाएगा जितना का पेमेंट किए। पेमेंट कितने का किए, 5,000 का, और 1,000 का पेमेंट करना बाकी है, तो हमारा एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। स्टार्टिंग से 0 था, और इस ट्रांजेक्शन में हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया कितने से, 1,000 रुपए से। ठीक है, 5,000 का पेमेंट हम कर दिए कैश में, 1,000 रुपए का पेमेंट करना बाकी है, तो 1,000 से हमारा क्या बढ़ गया, लायबिलिटी। बट हम एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से टोटल खर्चा कितना मानते हैं, 6,000 रुपए का खर्चा कितना मानेंगे, 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए का अगर हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो खर्चा से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, तो हम अपने कैपिटल को कम कर देंगे कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। बाकी सब जगह 0 पुट करते जाओ। देख लो इधर में अगर हम माइनस कर रहे हैं 5,000, तो अल्टीमेटली इधर भी -5,000 ही हो रहा है। ठीक है, 1,02,000 में से 5,000 गया तो ये हो गया 97,000। न्यू इक्वेशन, प्लस बैंक बैलेंस है 50,000, प्लस स्टॉक 55,000, प्लस फर्नीचर 30,000, क्रेडिटर 30,000, और अभी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड की 1,000, और हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,07,000 माइनस 6,000, 2,01,000। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शंस, पेमेंट मेड टू क्रिएटर्स। हम लोग अपने क्रिएटर को पेमेंट किए। क्रिएटर कौन थे, जिनसे हम लोग उधार में माल कर देते। इन फुल सेटलमेंट कितना पेमेंट कर दिए, 29,500, और पेमेंट कैसे की है, चेक से। ठीक है, चेक से हम लोग अपने क्रिएटर को पेमेंट किए 29,500, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। अभी समझेंगे फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले चेक करो कि हमारा क्रिएटर कितना चल रहा था। हमारा क्रिएटर टोटल कितना था, 30,000 रुपए का। ठीक है, हमारा क्रिएटर कितना था, 30,000 रुपए का। तो हम अपने क्रिएटर को फोन मिला है, बोले भैया आपको पेमेंट चाहिए, बोलेगा हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हम बोले देखो ऐसे तो हमको पेमेंट आपको फ्यूचर में करना था, हम अभी आपको एडवांस में, मान लीजिए आज के डेट में आपको पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमको कुछ कैश डिस्काउंट दीजिए। तो हमारा क्रिएटर मान लीजिए मेरे को क्या बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप मेरे को आज के डेट में पेमेंट करते हो, आज ही पेमेंट करते हो, तो हम 500 रुपए का छोड़ देंगे। तो हम अपने क्रिएटर को 29,500 पेमेंट कर दिया और फुल सेटलमेंट, अकाउंट पूरा हमारा क्लोज हो गया। मीन्स हमारा लायबिलिटी जो था वो पूरा 30,000 रुपए से कम हो गया। अब हमको उसको एक भी रुपया नहीं पे करना है। ठीक है, 30,000 से हमारा पूरा लायबिलिटी कम हो गया, लेकिन पेमेंट तो हमको सिर्फ 29,500 ही करना पड़ा। हमारा कैश बिजनेस से कितना गया, 29,500, यानी 30,000 का लायबिलिटी 29,500 में सेटल कर दिए, तो 500 रुपए का बेनिफिट मिल गया। 500 रुपए का बेनिफिट, और किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। 500 रुपए से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। बाकी सब जगह इंपैक्ट है 0। इसके बाद निकालो न्यू इक्वेशन। 97,000 में से
माइनस करो 29,500 का भी पेमेंट कर दिए, तो ये बच रहा है 67,500 प्लस। अच्छा, पेमेंट हम लोग यहाँ पर कैश में नहीं किए थे ना, पेमेंट हम लोग चेक से किए थे। तो पेमेंट अगर हम लोग चेक से किए थे तो ये तो 97,000 ही रहेगा। बैंक बैलेंस हमारा कम होगा 29,500 से, बैंक बैलेंस हमारा कम होगा 29,500 से, 50,000 माइनस 29,500, तो ये हमारे पास बचेगा 20,500। ठीक है, 20,500 प्लस स्टॉक है 55,000 का, प्लस फर्नीचर है 30,000 का, क्रेडिटर हमारा पूरा खत्म हो गया क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपए का, प्लस और हमारा कैपिटल कितना हो गया 2,01,500। अगर वहां पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ रहता तब हम लोग यहाँ पर क्रेडिटर को सिर्फ 29,500 घटाते हैं, पेमेंट 29,500 ही होता और 500 रुपए का मेरा लायबिलिटी कंटिन्यू रहता। ठीक है, ये हो गया 6 के बाद 7th ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है किस रेट से, 10% के रेट से। अब देखो यहाँ पर ड्रॉइंग्स कहां पर हुआ था, हम लोग एक तो कैश निकाले थे बिजनेस से 10,000 रुपए का, और एक गुड्स निकाले थे कितने का 5,000 रुपए का, तो टोटल हमारा ड्रॉइंग्स कितने का हो गया 15,000 रुपए का। तो 15,000 रुपए का मान लीजिए बिजनेस का ऑनर है, ये उसका बिजनेस है, दोनों को हम लोग अलग अलग मान करके चलते हैं। तो ये ऑनर अपने बिजनेस से 15,000 रुपए का सामान टोटल निकाल लिया, 10,000 कैश में, 5,000 रुपए का गुड्स निकाल लिया। तो बिजनेस इससे क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहा है, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10%। तो 15,000 का ड्रॉइंग्स है तो 10% उसका कितना हो गया 1,500 रुपए का। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम है, बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम है, और अगर इनकम है तो इनकम को हम डायरेक्टली कहां प्लस कर देते हैं, कैपिटल से प्लस कर देते हैं। एक तो ये इंपैक्ट पड़ा कि कैपिटल बढ़ना चाहिए। दूसरा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अल्टीमेटली हमको लेना किससे है, ऑनर से ही लेना है, और ऑनर का पैसा हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ ये कैपिटल के फॉर्म में, तो हम उसके कैपिटल से माइनस भी कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ये जो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है, इसका अल्टीमेटली सिर्फ इफेक्ट कैपिटल के ऊपर ही पड़ेगा, एक बार कैपिटल में प्लस करना है और एक बार कैपिटल में माइनस करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बस कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस करना है। 15,000 का ड्राइंग था तो उसका 10% 1,500। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली फिर कोई खास फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, अब इसको यहां पर 0 लिख करके अगर इक्वेट भी करेंगे तो वो तो सेम ही रह जाएगा। एक काम करते हैं, 8th नंबर ट्रांजेक्शन भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। 8th नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, बट हाँ एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, हर ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग को न्यू इक्वेशन बना करके दिखाना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% के रेट से। अब देखो हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग में हम लोग टोटल कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किए थे, टोटल हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था 2,20,000, 2,20,000। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 2,20,000 के ऊपर। तो 2,20,000 का अगर 5% निकालोगे, 2,20,000 का अगर 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 11,000 रुपया। 2,20,000 का 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 11,000 रुपया। अब देखो बिजनेस जो पे करेगा ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो जितना भी खर्चा है उसका रूल क्या होता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है। लेकिन हमको पेमेंट तो ऑनर को ही करना है और ऑनर का सारा पैसा कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में पड़ा हुआ, तो क्यों ना इस पैसे को भी हम कैपिटल में ही प्लस कर दें। तो इसका भी इंपैक्ट कोई अलग से नहीं पड़ने वाला है, एक बार कैपिटल में प्लस होगा और एक बार कैपिटल में माइनस हो जाएगा। कितना, 11,000 रुपए। इसके बाद अगर न्यू इक्वेशन निकाले भी हम इन दोनों ट्रांजेक्शन के बाद, तो न्यू इक्वेशन तो सेम ही रह जाएगा। यहां पर कैश रह जाएगा 97,000, बैंक बैलेंस 20,500 प्लस स्टॉक 55,000 प्लस फर्नीचर 30,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर 0 हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपया है, और हमारा कैपिटल 2,01,500 सेम है। ठीक है, इसके बाद दो ट्रांजेक्शन और है यहाँ पर 9 और 10। ट्रांजेक्शन नंबर 9 देखते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है किस रेट से, 20% के रेट से, यानी कि हमारा बिजनेस का फर्नीचर हर साल 20% उसका वैल्यू कम होते जाता है। तो हमारे पास फर्नीचर कितना था 30,000 रुपए का था, और हर साल उसका वैल्यू कितना कम हो रहा है 20% कम होते जा रहा है। फर्नीचर हमारे पास है 30,000 रुपए का, 30,000 का अगर 20% निकालोगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपया। तो 6,000 से हमारा एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। समय के साथ साथ कोई भी चीज को यूज करोगे तो वो पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो हमारा एसेट का वैल्यू 6,000 से कम हो गया, और ये नुकसान है। ये बिजनेस में एक तरह से बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है, और इससे कैपिटल हमारे बिजनेस का कम हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 और 0
इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं न्यू इक्वेशन। 97,000 प्लस 20,500 प्लस 55,000 प्लस 24,000 0 प्लस 1,000 और ये कितना हो जाएगा 2,01,500 है, में से माइनस करेंगे 6,000, ये आ जाएगा 1,95,500। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10 है हमारे पास, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपया, बैंक में 10,000 रुपया जमा किए, तो इससे क्या होगा, हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सिंपल है। 10,000 रुपया जमा कर दिए बैंक में, तो 10,000 रुपया कैश कम हो जाएगा और 10,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बस। बाकी सब जगह इम्पैक्ट इसका 0 है। यानी हर ट्रांजेक्शन का आपको बस ध्यान रखना है कि 2 इम्पैक्ट ढूंढना है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फाइनल इक्वेशन। 97,000 माइनस 10,000 ये हो गया 87,000, फाइनली कैश बच रहा है, प्लस बैंक बैलेंस हो जाएगा 30,500 प्लस स्टॉक 55,000 प्लस 24,000 फर्नीचर, क्रेडिटर 0 हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपया है और हमारे पास कैपिटल कितना है 1,95,500। ठीक है, आप एक बार टोटल लगा करके देख लो। लेफ्ट साइड का 87,000 प्लस 30,500 प्लस 55,000 एंड प्लस 24,000, ये आ रहा है 1,96,500 और राइट साइड का टोटल लगाते 1,000 प्लस 195,500, ये भी आ रहा है 1,96,500। अगर क्वेश्चन में इसके बाद बैलेंस शीट का अगर रिक्वायरमेंट रहा तो बैलेंस शीट भी बना देना। चलो बना देते इस क्वेश्चन में, अगर बैलेंस शीट बनाना हुआ तो। बैलेंस शीट बैलेंस शीट के राइट साइड में हम लोग एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और लेफ्ट साइड में अपने बिजनेस के सारे लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं इंक्लूडिंग कैपिटल। तो एसेट में हमारे पास एक है कैश, एक है बैंक बैलेंस, एक है स्टॉक और एक है फर्नीचर। और लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर तो खत्म हो गया, उसको लिखना नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है और कैपिटल है। कैश है 87,000, कैश है 87,000, ठीक है। इसके बाद 30,500, 55,000 और 24,000, 30,500, 55,000 और फर्नीचर था 24,000। इसका टोटल आ रहा था 1,96,500। इधर भी टोटल हम लोग आने वाला है 1,96,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 1,000 रुपया और कैपिटल था 1,95,500। ठीक है, बैलेंस शीट बोलेगा तो बनाना है, नहीं बोलेगा तो नहीं बना करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आप लोग कोई भी बुक से इस चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बना करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में और 2 क्वेश्चन है, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बाकी सारे फ्रेंड्स लोग के साथ भी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो और वीडियोस को लाइक और करो, और अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेरीज भी लिख सकते हो। ठीक है।